हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके पास सिद्धार्थ आया और उसके हाथ से जग लेकर साध्वी के हाथ में पानी डाला। आदर्श ने सिद्धार्थ की हरकतों को अच्छे से नोटिस कर दूसरे आदमी ने सिद्धार्थ से कहा, बेटा हमें भी पानी दो। सिद्धार्थ ने जल्दी से उन्हें भी पानी दिया और साध्वी से कहा, थैंक यू। साध्वी ने कन्फ्यूजन में आदर्श को देखते हुए किस लिए। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, खुद को मुझे देखने का मौका दिया इसलिए। आदर्श ने सिद्धार्थ की आवाज़ को एकदम से पहचान लिया और साध्वी के सामने आते हुए कहा, वो तुम्हें देखने नहीं आई थी, वो यहाँ पूजा करने आई थी, गलती से मिले हो। सिद्धार्थ ने एक नज़र आदर्श को देखा और साध्वी से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी डेस्टिनी हमें बार बार मिल रही है। साध्वी ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ को पोंछते हुए कहा, मैं किसी डेस्टिनी को नहीं मानती। खाने के लिए थैंक यू। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इट्स माई प्लेस्यर। साध्वी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और आदर्श से कहा, चले। आदर्श ने सिद्धार्थ को घूरते हुए अपना सिर हिला दिया और साध्वी के हाथ को पकड़ उसे बाहर की तरफ ले गया। सिद्धार्थ ने साध्वी के पूरे जाने तक उसे देखा और सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, लुक्स लाइक यू स्विचड साइड्स विथ मी, थैंक यू। ये कहते हुए सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दे। जब वहाँ पर भाव्या ने आते, तुम ये क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, इट्स ओके, मैं कर सकता हूँ। भाव्या ने पीछे से जाती हुई साध्वी की कार को देखा और कहा, क्या तुम उसे जानते हो? सिद्धार्थ ने अपना सिर नहीं में हिला दिया, नहीं, चलिए। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने आगे की तरफ इशारा कर दिया। भाव्या ने अपना सिर हिलाया और आगे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में कथा की आंखें धीरे धीरे खुली। दरअसल खून की कमी के कारण वो बेहोश हो गई थी और उसे चढ़े ड्रिप के खत्म होने के बाद प्रणव उसे लेकर वापस होटल आ गया था। कथा इस वक्त प्रणव के बेडरूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी और आंखें के सामने दिख रहे इंटीरियर को देखते हुए कथा ने खुद से कहा, कथा क्या तुम मर गई है? क्या उसे स्वर्ग लोग कहते हैं? ये बिस्तर कितना मुलायम है। ये कहते हुए कथा ने हल्का सा करवट लिया। तब उसे अपने पैरों में खिंचाव महसूस हुआ और दर्द से उसकी एक आह निकल गई, जिसे महसूस कर कथा ने खुद से कहा, आह, मरने के बाद तो दर्द महसूस नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कहीं मैं नरक लोक में तो नहीं आ गई ना? ये कहते हुए कथा की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे स्वर्ग में जाना था। जब उसके कानों में प्रणव की आवाज़ गई, फिलहाल तुम पृथ्वी लोक पर हो। प्रणव की बात सुन कथा ने बड़बड़ाते हुए कहा, कितनी प्यारी आवाज़ है, पता नहीं शक्ल कितनी अच्छी होगी, लेकिन 1 मिनट में मरी नहीं हूँ, मतलब मैं जिंदा हूँ। ये कहते हुए कथा एकदम से उठकर बैठकर उसने सामने देखा, जहाँ प्रणव हमेशा की तरह रेडी होकर टिप टॉप बैठा हुआ था। जिसे देखते हुए कथा ने कन्फ्यूज होकर कहा, क्या आप भी मर गए हो मेरे साथ? लेकिन मैंने तो आपको बचा लिया था। प्रणव ने आंखें रोल करते हुए कहा, फाइन, मेरे दुश्मन, तुम्हारे पैरों में 15 टाँके लगे, इसलिए मैना बनने की जरूरत नहीं है। कथा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, पोस्टमार्टम किया था क्या मेरा? 15 टाँके लगे हैं, मतलब मेरे पैर की सर्जरी हो गई। प्रणव ने अपना सिर नहीं में हिला दिया, नहीं, सिर्फ पट्टी हुई है और तुम्हारे जुबान के साथ दुबले पतले हाथ पैर के लिए अच्छी सजा है। कथा ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, क्या मतलब? क्या मेरी जुबान काली है और मैं पोलियो से ग्रसित हूँ जो मेरे हाथ पर दुबले पतले? प्रणव ने बात के बीच में काटते हुए कहा, फाइन सिली गर्ल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू एनी ऑफ योर नॉनसेंस। कथा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे तो पता ही था, आप नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले लोगों में से हो, जिनके लिए कुछ भी करो गुण का ना जस का। प्रणव ने कथा को इग्नोर किया और साइड में रखे मेडिसिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेडिसिन खाली पेट में खाना है, खा लो। कथा ने बिस्तर से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे। प्रणव ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, मेरी गलती है, इतनी अच्छी बॉडी होने के बावजूद खून की कमी लेकर घूम रही हो, मरीज कहीं के। कथा ने आंखें छोटी करते हुए जो कहा वो आपको अच्छा लग रहा है, सोचा कि कितना बुरा लग रहा होगा मुझे। प्रणव ने कथा को देखा और कहा, फाइन। तुम इससे पहले कि प्रणव अपनी बात की पूरी कर पाता, उससे पहले कमरे का दरवाजा खुला और समृति ने अंदर आते हुए कहा, प्रणव तुम क्या कर रहे हो? ये कहते हुए समृति की नज़र कथा पर गई और वो चुप हो गई। फिर कन्फ्यूजन में प्रणव की तरफ देखने लगी। प्रणव ने समृति की कन्फ्यूजन से भरी नज़र पर कहा, दी, आप काफ़ी जल्दी नहीं आ गए? समृति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ी देरी हो गई। वैसे ये कौन है? कहते हुए समृति ने कथा की तरफ इशारा किया और फिर पूछा, और तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रही है?
प्रणव ने जवाब में कहा, हाँ ये कथा है। कल एक छोटे से एक्सीडेंट से उसने मुझे बचाया था और बेहोश थी, इसलिए मैं उसे अपने बेडरूम में ले आया। कथा ने घूर कर प्रणव को देखा और बिस्तर से उतरते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी, सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा सोचकर बचा लिया। कपार फोड़ देना चाहिए था इस आदमी का, घमंडी कहीं का। ये कहते हुए कथा ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लिया और दर्द को कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर चली गई, जिसे प्रणव ने खाली नजरों से देखा और समृति से पूछा, दी बड़े पापा कब तक आएंगे? समृति ने जवाब में कहा, ब्रो ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि बड़े पापा नहीं आ रहे हैं बल्कि वो आ रहे हैं। प्रणव ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, अभी ब्रो? समृति ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और प्रणव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है नीचे चलते हैं। समृति ने अपना सिर हिलाया और दोनों नीचे की तरफ चली आई। वहीं कथा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए खुद से कह रही थी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल, किसी के लिए जान न्यौछावर कर दो फिर भी कोई इज्जत नहीं है। तभी वहां पर पद्मा आ गई और कथा को अकेले उतरता हुआ देख उसके पास आकर उसे बाजू से पकड़ते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? और तुम चल क्यों रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए कथा। कथा ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, हमें घर जाना है, दीदी बुआ और अम्मा परेशान होगी। पद्मा ने कथा को शांत करते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम्हारी दीदी को कॉल करके बता दिया था कि तुम्हें आज एक्स्ट्रा काम करना है। कथा ने पद्मा को गले लगाते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हो, शुक्रिया। घर वालों को कुछ नहीं बताने के लिए। पद्मा ने अपना सिर हिला दिया और उसे नीचे लाकर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम यहाँ पर आराम करो, तुम्हारे पैरों में खींच होगी वरना। कथा पद्मा की बात सुन कुर्सी पर बैठ गई और पद्मा उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवा देती हूँ। कथा ने पद्मा की बात सुन अपना सिर हिला दिया और पद्मा वहां से किचन की तरफ चली गई और कथा पूरी तैयारियों को देखने लगी। वहीं अमेरिका में इस वक्त रात के 11 बज रहे थे, जहां दैविक पंखुड़ी के साथ उसके घर में था और दोनों घर में ही कैंडल नाइट डिनर की प्लानिंग कर रहे थे। जब बाहर से घर का डोरबेल बजा, पंखुड़ी और दैविक ने एक दूसरे को देखा और पंखुड़ी ने कहा, तुम प्लेट लगाओ, मैं देखती हूँ कौन है। दैविक ने अपना सिर हिला दिया और पंखुड़ी ने जाकर दरवाजा खोला, जहां सामने चिराग खड़ा हुआ था। चिराग को इस वक्त अपने घर में देख पंखुड़ी को मानो शौक लगा हो। उसने हैरान होते हुए हकलाकर कहा, डैड डैड। चिराग ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू ट्रेवलिंग? ये कहते हुए चिराग ने पंखुड़ी को साइड होने का इशारा किया, जिसके इशारे पर पंखुड़ी ने बीच में कहा, डैड सामान थोड़ा बिखरा हुआ है क्योंकि मैंने नए फर्नीचर मंगवाए हैं। चिराग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम इस वक्त फर्नीचर अरेंज कर रही हो? पंखुड़ी चिराग के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले अंदर से प्लेट गिरने की आवाज़ आई और साथ में दैविक के मुंह से निकला, ओह फक। जिस आवाज़ को सुन चिराग ने पंखुड़ी को देखा और साइड करते हुए कहा, कौन है अंदर? पंखुड़ी ने थोड़े हड़बड़ी में उसके पीछे आते हुए कहा, डैड। वो बस ये कहते हुए चुप हो गई क्योंकि दैविक और चिराग अपने आमने सामने खड़े हुए थे। जहां चिराग ने दैविक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और पंखुड़ी से पूछा, कौन है ये और इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? दैविक ने चिराग की बात तरफ देखा और पंखुड़ी की तरफ देखते उसे आंखों ही आंखों में चिराग की तरफ इशारा किया। तब पंखुड़ी ने हड़बड़ी में चिराग से कहा, इसने सारे फर्नीचर को स्टोर रूम से भर दिया। ये मेरा पड़ोसी है, काम में मेरी मदद कर रहा था और इस डिनर की तैयारी कर रहे थे। दैविक ने पंखुड़ी की हल्की कांपती हुई आवाज़ को सुन मन में सोचा, सी इज़ नर्वस। ये सोचते हुए दैविक ने चिराग की तरफ देखा, जो कि अभी भी उसे ही स्कैन कर रहा था। तब दैविक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर चौहान। चिराग ने एक नज़र दैविक के हाथ को देखा और इग्नोर कर जाकर सोफे पर बैठते हुए कहा, काम हो गया है तो जा सकते हो यहाँ से। एक सिंगल लड़के के घर में इस तरह से देर रात तक रुकना अच्छा नहीं होता। दैविक ने अपने हाथ को देखा और अजीब तरह से मुस्कुरा दिया, जिसे देखते हुए पंखुड़ी ने दैविक से कहा, दैवी हम कल मिलते हैं। चिराग ने पंखुड़ी की बात सुन कहा, कल एक कार्निवल में हम शिकागो चल रहे हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे। पंखुड़ी ने चिराग की बात सुन अपना सिर हिला दिया और दैविक ने चिराग से कहा, इट्स ओके मिस्टर चौहान, आई नो कि वहाँ पर यंग सिलेबस को अवार्ड दिया जा रहा है। चिराग ने दैविक की बात सुन पूछा, तुम्हें कैसे पता? दैविक ने पंखुड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी पड़ोसी
रोशन थी तो एक सेलिब्रिटी है ना, तो बस इन्होंने मुझे बताया क्योंकि इन्हें इनविटेशन लेटर आया था। पंखुड़ी ने दैवी की आवाज़ में छुपे गुस्से को अच्छे से महसूस किया और कहा, कुछ दिन बाद मिलते हैं। दैविक ने एक नज़र चिराग को देखा और बाहर की तरफ चला गया, जिसके साथ जाते हुए पंखुड़ी ने चिराग से कहा, वेट ए मिनट डैड। ये कहते हुए पंखुड़ी दैविक के साथ बाहर आ गई और दैविक से बोली, दैविक ने पंखुड़ी की बात बीच में काट पलट कर उसे देखते हुए कहा, आई डोंट फकिंग केयर व्हाट योर डैड सेज और डज नॉट से, लेकिन जो समय तुम मुझे देती हो उस हिस्से को मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। पंखुड़ी ने दैविक को शांत करते हुए कहा, मैं मौका मिलते ही मेरे और तुम्हारे बारे में डैड से बात करूंगी। दैविक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, फाइन। फिर पंखुड़ी के सामने आकर कहा, एंड लिसन केयरफुली टू वन थिंग, अगर उन्होंने किसी और के साथ तुम्हें इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाप को गोली मार दूंगा। पंखुड़ी ने दैविक को पीछे करते हुए नाराजगी से कहा, यू डोंट लुक कूल सेइंग दैट, इसलिए बकवास मत करो। दैविक ने पंखुड़ी के गाल पर हाथ रखा और वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद में गहरी सांस भरते हुए पलटकर पीछे देखा जहां चिराग खड़ा हुआ था, जिसे देख पंखुड़ी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, डैड। चिराग ने शांत लहजे में पूछा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पंखुड़ी ने घबराहट में चिराग की तरफ देखा। तब चिराग ने उसके पास आकर कहा, पंखु घबराओ मत, बताओ मुझे, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पंखुड़ी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस डैड, दैवी और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। चिराग ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, कब से? पंखुड़ी ने जवाब दिया, 2 महीनों से। चिराग ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, हम पूरा नाम क्या है उसका और दिखने में इंडियन लगता है? पंखुड़ी ने जवाब में कहा, उसका पूरा नाम दैविक खन्ना है और वो मुंबई से है। चिराग ने नाम को मन में दोहराते हुए, दैविक खन्ना, खन्ना मुंबई, ये ख्याल आते उसने पंखुड़ी से पूछा, उसके फादर का नाम क्या है? पंखुड़ी ने जवाब में कहा, ऋतिक खन्ना। चिराग की आंखें छोटी हो गई और उसने सोफे से उठते हुए कहा, तुम्हें पता है उसका बाप एक स्मगलर है? पंखुड़ी ने चौंकते हुए चिराग की तरफ देखा और कहा, व्हाट? चिराग ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है? पंखुड़ी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नॉन डैड, ही इज ए सिंगर, ए ब्राइट सिंगर। चिराग ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पंखु डोंट हैव ए रिलेशनशिप विथ हिम, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पंखुड़ी ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए मुट्ठी भींच कर कहा, आई एम सॉरी डैड, रिश्ता जोड़ने से पहले आपसे नहीं पूछा, जो आपके कहने पर उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। चिराग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपनी बेटी का नाम एक 2 कौड़ी के गैंगस्टर फैमिली से जुड़ता हुआ नहीं देख सकता। पंखुड़ी ने चिराग को देखते हुए कहा, डैड, अभी मुंबई में दैविक के बड़े भाई विध्वंस भाई की सगाई अमृत बड़े पापा की बेटी के साथ हुई है। अगर वो लोग रिश्ता जोड़ सकते हैं तो हम। चिराग ने पंखुड़ी की बात बीच में काटते हुए कहा, जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती वो बिना इज्जत के लोगों के साथ रिश्ते जोड़ते हैं और मैं अपनी बातों पर अमल करने वाला इंसान हूँ। पंखुड़ी ने आंखों में नमी लिए हल्के कांपते हुए आवाज़ में कहा, डैड, अगर आप अपनी बातों पर अमल करते हैं तो मॉम से प्यार करने के बावजूद उन्हें क्यों छोड़ा? क्यों मुझे और प्राची को अलग कर दिया? क्यों मुझे प्राची की नफरत का हकदार बनाया? वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैं उसे अपनी छोटी बहन नहीं कह सकती। मेरे बुरे वक्त में मुझे माँ की ज़रूरत होती है, जिनसे आपके कंडीशन के कारण मैं मिल नहीं सकती, और आप जुबान की बात कर रहे हैं। चिराग ने पंखुड़ी को घूरते हुए कहा, तुम्हारे आंसुओं का कोई मतलब नहीं है, इसलिए रोना बंद करो। और वो लड़की अगर तुमसे बात नहीं करती तो मत करे, हमें भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों खुश हैं। पंखुड़ी ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर सिहराते हुए कहा, नहीं डैड, मैं खुश नहीं हूँ, सिर्फ आप खुश हैं क्योंकि आपको आदत है अकेले रहने की। मुझे नहीं है, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे मॉम चाहिए, मेरी बहन चाहिए, मेरे डैडी चाहिए, मुझे पूरी फैमिली चाहिए। आपको नहीं पता प्राची पर क्या प्रभाव पड़ा है? शी हैज़ बिकम ए कोल्ड एंड हार्टलेस गर्ल, जिस किसी की फीलिंग के फर्क नहीं पड़ता। और चिराग ने पंखुड़ी की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया था, तुम्हारी शिकायतें सुनने नहीं। और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और पंखुड़ी ने चिराग की बात को बीच में काटते हुए कहा,
यू नो व्हाट दैट। मृत्युंजय बड़े पापा को महक बड़ी मम्मी इसलिए डिजर्व हुई क्योंकि उनके पास दिल है और उसके पास पत्थर जो किसी के आंसू देख कर भी न पिघलता है। बिकॉज यू आर ए पैसेस ऑफ। चिराग ने पंखुड़ी के बात को पूरे होने से पहले एक तमाचा उसके गाल पर जड़ा। पंखुड़ी का चेहरा दूसरी ओर झुक गया, जिसे चिराग ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए देखा और नफरत से बोला, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, दागबाज। इतना कहकर चिराग बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद पंखुड़ी ने बेशुद्ध हालत में अपना चेहरा ऊपर किया। उसके होठ के किनारे फट गए थे और वहां से खून निकल रहा था। गालों पर चिराग के 5 उंगलियों के निशान पड़ गए थे और उसका गाल सूज गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।